जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। और चूंकि अब आपका एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, अभी फॉर्म भरा लगेगा दिसंबर में, आई होप एग्जाम हो जाएगा पीटी का 67 पीपीएससी। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना है जोर और जोर से। दोस्तों कोई भी चीज़ पढ़िए, उसके बारे में अच्छी तरह समझिए। जैसे अगर आपको अपने बारे में जानना है, अगर आप कोई आपके बारे में जानना चाहेगा तो आपके माँ बाप के बारे में, आपके दादा दादी के बारे में जानना चाहेगा। हम बिहार को जानने से पहले बिहार की स्थिति एक्चुअली क्या है वो देखेंगे। तो अभी हम बिहार को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम एक छोटी छोटी चीजें देखेंगे क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है और हम इसी में आपको कवर करके बताएंगे। बिहार परिचय वैसे लिखा हूं दोस्तों, एक छोटा मोटा आपको बता दूं कि वैदिक कालों में बिहार को प्राच्य कहा जाता था। और चूंकि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि जब तुर्कों ने जो है अंदोदपुरी पर हमला किया और वहां जीत गए, बिहार में अंदोदपुरी जगह का नाम है, तो उस समय जो बौद्ध भिक्षुक रहते थे वहीं पे रहते थे, उनके घर को हम क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। और चूंकि उनकी संख्या ज्यादा थी इसलिए इसको बिहार कहते कहते हम उन्होंने बिहार कहना प्रारंभ कर दिया और इसलिए इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा। ठीक है, जिसका अगर बात किया जाए तो गुप्त काल में और मौर्य काल में मगध के नाम से ही पर्याप्त था। तो इतना हम जान गए दोस्तों। अब थोड़ा हम जानेंगे, सबसे पहले बिहार का पूरा जो खेल है, जो पूरा ब्रह्मांड या पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे ही आधारित है। अगर हम किसी को अगर चिन्हित कर सकते हैं या किसी भी देश के बारे में अगर हमको पता करना है तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर और अक्षांश पता है तो हम उसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इसको जानने के लिए हमें पता है कि आप सबको पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कमजोर छात्र जिनको पता नहीं होगा, इसलिए हम बेसिक से बताएंगे। क्योंकि मेरा खुद कंफ्यूजन आज तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने खुद ही स्टडी करके खुद अपना कंफ्यूजन दूर किया और वही मुझे पता है कि मेरा कंफ्यूजन कहाँ पे था। आप लोग का भी कंफ्यूजन हम बिल्कुल आज दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अक्षांश, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड, लेट जाना, लेटा हुआ। तो जो रेखाएं लेटी हुई हैं उनको हम लैटिट्यूड कहेंगे। सिंपल सा भाषा है दोस्तों, मतलब जो रेखा लेटा हुआ है वो क्या है, लेटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड जो लंबा है, जो खड़ा है। तो ये देखिए इसमें जितने भी रेखाएं हैं सब लेटे हुए हैं। ये मान लीजिए अगर वो पृथ्वी है तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैप में कोई भी मैप उठाइएगा तो ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट और इधर ईस्ट होता है। तो अगर इसका देखा जाए तो ऊपर हो गया वेस्ट, सॉरी क्षमा चाहूंगा दोस्तों, नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। और ये सिर्फ पृथ्वी के बारे में बोला। अगर आप खड़े हैं तो आप ऊपर हो जाइए नॉर्थ, नीचे हो जाइए साउथ, ऐसा नहीं है। आपके तरफ चारों तरफ पृथ्वी की तरफ दिया हुआ है दिशा। ठीक है, तो सबका एक उसके रिस्पेक्ट अगर पूछा जाएगा तो हर जगह पे ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। लेकिन फिलहाल अगर पृथ्वी की बात किया जाए मैप पे तो ऊपर नॉर्थ जिसको उत्तर, नीचे साउथ, दक्षिण, इधर आपको वेस्ट, पश्चिम और इधर ईस्ट कहते हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज बता दें, ये क्या है, अक्षांश है। इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं की परिभाषा आपको पूछ दे तो भू-स्थल पे, ठीक है, भू-स्थल पर विषुवत रेखा से पृथ्वी के किसी भी बिंदु के मेरिडियन द्वारा, मेरिडियन किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ये वाला, ये बीचों बीच जो 0 डिग्री पे है ये है आपका विषुवत रेखा। और यहाँ मान लीजिए आप एक चांद देखे हैं जिसको डायोप्टर बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप डायोप्टर रख देंगे, आप डायोप्टर निकालिए अभी और उस पर देखिएगा तो ऐसे चांद है, ऐसे यहाँ पे 0 होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे 90, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90। मतलब ये क्या करता है, एंगल बनाता है। और हमने यहाँ पे एंगल ना दिखा के इसको हम रेखा दिखाया। अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए, अगर यहाँ पे हमारा ये है विषुवत रेखा, यहाँ पे भी अगर 0 मान ले तो अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल बनेगा और ये है 90 डिग्री, तो ये डिग्री कितना का बनेगा, 10 डिग्री एंगल का।
समझ में आया दोस्तों? तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ पे बनता है? सीधा रेखा जो हो गया वो है 90 डिग्री। तो मान लीजिए ये पृथ्वी के कोई बिंदु लीजिए और मध्य बिंदु किसका? विषुवत रेखा के मध्य बिंदु और पृथ्वी के कोई भी मेरिडियन से अगर इसका एंगल जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये सब जो है सारे अक्षांश रेखाएं हैं जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड, लेटा हुआ अक्षांश। अच्छा मतलब अच्छा जो होता है लेटा हुआ होता है, लेटीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। तो जिस तरह ऊपर जितना जाइएगा ये विषुवत रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और अंततः 90 डिग्री नॉर्थ पे खत्म हो जाता है। फिर सेम चीज क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ, तो विषुवत रेखा से ही हमारा मेजर होगा 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 70 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ और अंततः यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री साउथ। इसको हम ऊपर को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव, नीचे को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए दोस्तों, आप उत्तर में 23.5 डिग्री पे जाइएगा तो कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। यहाँ पे जैसे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री ऊपर क्या होगा? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री पे पृथ्वी के बीचों बीच क्या गुजरती है? तो विषुवत रेखा होती है। और सारे वेस्ट टू ईस्ट होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जो रेखा होते हैं उसको हम लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। वही नीचे आइए विषुवत रेखा के, तो ये मान लीजिए 20 डिग्री है, यहाँ पे क्या होगा? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में कह दिए ऊपर तो वो होगा कर्क रेखा बनाएगा, और 23.5 डिग्री साउथ में अगर आपने मेजर कर दिया तो वो है मकर रेखा बनाएगा। समझ गए दोस्तों? और ये हमेशा एंगल जैसा बताया ना अभी जस्ट, डायरेक्टर या उसको बोलते हैं चांद, हम लोग जो बोलते हैं देसी भाषा में वही है, सेम वही चीज है। यहाँ पे आप चांद रख दीजिए तो यहाँ पे अगर 0 है तो 10, 20, 30 आप देखिए उस पे एंगल लिखा रहता है, तो आप निकाल के स्टोन बॉक्स से और उसको सेम टाइम देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अक्षांश रेखाएं क्या है। अब एक बात याद रखिए दोस्तों, 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी बराबर 111 किलोमीटर होता है। आई होप समझ रहे होंगे। 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी बराबर क्या होता है? 111 किलोमीटर होता है। वही देखा जाए देशांतर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो देशांतर जो है लंबा होता है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मींस लंबा। तो जो लंबा रेखाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और इसमें भी एक होता है 0 पॉइंट, ये है आपका 0 पॉइंट जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, उसमें क्या था? तो ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। इसमें क्या आएगा? तो इधर पूरब और पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो पूरब और पश्चिम क्या होता है? देशांतर रेखा है। उत्तर दक्षिण क्या होता है? तो अक्षांश रेखा है। तो उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो भी अक्षांश रेखा है, नीचे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो भी अक्षांश रेखा है, पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो देशांतर रेखा है, और दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ पढ़ेंगे तो देशांतर क्या है। ये जो 0 डिग्री दोस्तों आप देख रहे हैं इसको हम ग्रीनविच, यही से हम जो है एक्चुअल टाइम लेते हैं, ग्रीनविच टाइम जिसको बोलते हैं, जो लंदन के ये लंदन में स्थित है ग्रीनविच टाइम। ठीक है दोस्तों, और एक जो होता है आपको लास्ट एक होता है, एक वो आपको बाद में बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा आपको बाद में बताएंगे दोस्तों। ये आपको क्या है? ये इसी से हम समय लेते हैं। ग्रीनविच जो रेखा है आपका, जो लंदन से कहीं ना कहीं गुजरती है, इसी को ग्रीनविच रेखा मानकर, और इसके जब आगे जाइएगा तो समय क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, और इसके पीछे जाएगा तो समय घटता है। आपको पता है कि हमारे देश में जो वास्तविक टाइम है उसमें कितना? 5.5 घंटा जोड़ेगा जो यूएसटी टाइम से, यूनिवर्सल टाइम से, तो ही हमारा वास्तविक टाइम निकल पाता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो जैसे ये आपको इस रेखा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ग्रीनविच या मध्याह्न रेखा। ठीक है, इधर 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट। इधर आएगा तो 15 डिग्री वेस्ट,
30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे भी सेम, यहाँ चांद रखिएगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये 15 डिग्री का आपको एंगल, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर फिर यहाँ देखा जाए तो 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का, 80 डिग्री का, और ये अंततः 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए अब हम इसमें देखते हैं, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको बिहार का अस्तित्व तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, उसी के लिए बता रहे हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता है। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर, वही अगर देखा जाए तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज आपको बता दें कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री जो है घूम जाता है। तो ऐसा क्यों, तो याद रखिएगा 15 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट। अगर 15 डिग्री घुमा दे तो कितना होगा दोस्तों, तो 4 गुने 15 मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, क्या कितना होगा, 1 आवर्स। समझ गए दोस्तों। और इसी को हम 360 डिग्री घुमाने के लिए कहे तो 4 इंटू 360, कहने का मतलब हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 4 13 14। अगर इसको घंटा में कीजिएगा तो 24 आवर्स हो जाएगा। इसको 60 से डिवाइड कीजिए, आपको 24 आवर्स, 6 दूनी 12, 6 चौका 24। समझ गए दोस्तों। तो टोटल कितना आवर्स लगता है, इसलिए पृथ्वी को 24 आवर्स लगता है। 1 डिग्री पार करने में कितना लगता है, 4 मिनट। तो 360 डिग्री पार करने में कितना लगेगा, 24 घंटा। अब हमारा काम यहां से शुरू होता है दोस्तों, क्षमा चाहूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अक्षांशीय और देशांतर के बारे में समझ गए, विषुवत रेखा के बारे में समझ गए, कर्क रेखा समझ गए और मकर रेखा समझ गए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अक्षांश मतलब लेटीट्यूड, जो लेटी हुई एंगल बनाता है उसको अक्षांश कहते हैं। और आपको हमने एग्जांपल बताते हैं कि डायरेक्टर होता है, जो आपका चांद होता है, उस पर देखिएगा ऐसे ऐसे एंगल बनाता है। तो वही हम लकीर पे ऐसे खींच दे और यहाँ से जो एंगल इस बिंदु से और इस पृथ्वी के जो बाहरी भाग से अगर एंगल बनाएंगे तो वह एंगल जो बनता है वो अक्षांशीय होता है, यानी लैटिट्यूड होता है। तो लेटा हुआ रेखा क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, एक अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है। 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में जाएंगे तो होगा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो वो होगा मकर रेखा, और 0 डिग्री पे क्या होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखा जाए तो देशांतर में होता है 1 डिग्री देशांतर में 111.32 किलोमीटर। देशांतर लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा जो है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री का जो है बीचों बीच जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, तो लंदन से होकर गुजरती है। ठीक है, इधर अगर जाएंगे तो ईस्ट में होगा 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट। इधर वेस्ट में जाएंगे तो 15 डिग्री वेस्ट, और 1 डिग्री चूंकि पार करने में पृथ्वी को चक्कर मारने में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसलिए 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। मतलब पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में जो है उसको कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है, और इसीलिए दिन और रात होता है। यहाँ तक आपको किसी को प्रॉब्लम दोस्तों। अब आइए हम देखेंगे, ये है आपका, समझ लीजिए एक तरह से पृथ्वी पे है, और पृथ्वी में हम आपको बता दें ये है लॉन्गिट्यूड जो लंबा दिख रहा है, और ऐसे जो लेटा हुआ है वो है आपको लैटिट्यूड। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत से अगर कोई रेखा गुजरती है तो सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ पे आपका 0 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अगर भारत की हम स्थिति देखना चाहेंगे तो पृथ्वी पे जो है उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी पे कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध। चूंकि यहाँ पे अगर आपका 0 बिंदु दे रहे हैं, ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये होगा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया आपको उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, और ये आपको
मतलब यहाँ से अगर देखिएगा तो ये आपको क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ही काउंट होगा। कौन सा ये, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, तो भारत जो है मैप पर पृथ्वी में जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में अपना भारत है एक। और भारत के जो बीचों बीच जो रेखा होती है वो है कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा कौन सी है, 22.5 डिग्री पे है। और विषुवत रेखा कितना है, तो 22.5 डिग्री ऊपर में क्या है, नॉर्थ, तो 22.5 डिग्री, और नीचे क्या है, साउथ। तो 22.5 डिग्री नॉर्थ में है तो कर्क रेखा, 22.5 डिग्री साउथ में है तो मकर रेखा, और जो बीच में गुजरती है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा भारत है वह 60 डिग्री और 90 डिग्री के थोड़ा आगे है। मतलब कहने का मतलब है आपका कि हमारा 60 से आगे मतलब 68 डिग्री होता है, और 90 से आगे मतलब 97 डिग्री, यही दोनों डिग्री के बीच में है। यही दोनों लैटिट्यूड के बीच में। कौन से लैटिट्यूड में, तो ये है आपका 67 डिग्री और ये है आपका 97 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और अगर ये आपका ये हो गया लॉन्गिट्यूड। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो ये अगर ये 0 है तो ये है 8 डिग्री, तो 8 डिग्री से लैटिट्यूड स्टार्ट होता है हमारा, और कहाँ तक होता है खत्म, तो ये है आपका 37 डिग्री तक। ठीक है, हम पृथ्वी की चूंकि उत्तर में है, ये अगर 0 है दोस्तों, 0 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उत्तर, इसके नीचे तो क्या होगा, दक्षिण, मतलब नॉर्थ। तो ये इसीलिए हमारा भारत का कोई भी आप लैटिट्यूड अगर लीजिएगा, समझ जाऊंगा, हाँ, कोई भी भारत का अगर आप लैटिट्यूड लेते हैं तो आपका नॉर्थ में आएगा, और लॉन्गिट्यूड लेते हैं तो आपका ईस्ट में आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0 आपका मेरिडियन ग्रीनविच का है यहाँ पे, तो इधर क्या है, ईस्ट है। ग्रीनविच जो टाइम है दोस्तों, जहाँ से हमारा अंतरराष्ट्रीय टाइम निकलता है ग्रीनविच वाला, तो ग्रीनविच से जब भी आप दाईं ओर जाएगा, किस ओर, दाईं ओर, यानी पूरब की तरफ जाएगा तो समय बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा दोस्तों, तो 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ेगा। वैसे ही अगर आप पश्चिम की तरफ आते हैं तो 15 डिग्री पर 1 घंटा टाइम घटेगा, मतलब 1 डिग्री पर 4 मिनट टाइम घटेगा। तो दोस्तों अगर आप देख लीजिए अपना कितना है, लगभग 68, अगर देखा जाए तो 68 डिग्री से कितना है, 97 डिग्री के बीच। ठीक है, वही अपना ग्रीनविच टाइम अगर देख लिया जाए तो लगभग किसके बीच पड़ेगा, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, मतलब हमारा इसलिए जो है 5.5 घंटा आगे, क्योंकि 15 चौका 60, 15 पचे 75, यहाँ पे अगर हम अपना जो हमारा जो हम जो भारत का जो टाइम लेते हैं, हमारा जो ग्रीनविच है वो कहाँ पे है, तो प्रयागराज इलाहाबाद में है। ठीक है, जो नैनी गांव, वहां से ही हम अपना पूरे भारत का टाइम वहीं से मैच करते हैं। तो ये जो आपका ये जो यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है, समझ जाओगे दोस्तों, जो लॉन्गिट्यूड है वो लगभग कितना होता है, तो 15 पचे 75, ठीक है, और 75 डिग्री, और बात करें 30 मिनट के आसपास होता है। कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 75 डिग्री 30 मिनट। इसीलिए दोस्तों इसको कहा गया है 5.5 घंटा भारत का टाइम आगे रहेगा। ठीक है, और उसमें भी अगर पूछ दिया जाए कि भारत के टाइम से जो पटना का टाइम है वो आगे होगा या पीछे होगा, तो प्रयागराज से हम टाइम लेते हैं और हमारा पटना इधर है, तो हम आगे जा रहे हैं ना इसके पूरब, तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। तो पटना का वास्तविक टाइम निकालना हो तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, पटना का टाइम, बिहार का टाइम बढ़ेगा। क्योंकि हम अपने बताया जो ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से जब भी हम पूरब के साइड जाते हैं अपने दाहिनी ओर तो टाइम बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ यानी पश्चिमी ओर आते हैं तो टाइम घटेगा। कैसे, तो आपको बता दिए हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटा टाइम घटेगा, 15 डिग्री में 1 घंटा, 1 डिग्री में 4 मिनट टाइम घटेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया टाइम का बात। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो है 180 डिग्री को जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। वजह क्या है दोस्तों, अगर सूर्य इधर है तो इसके बाद इधर रात हो जाएगा, और सेम इसका उल्टा होता है। जो ग्रीनविच में हम लोग ग्रीनविच लाइन है, यहाँ से अगर हम
पूरब की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है, बढ़ता है, और इसके पश्चिम की तरफ आते हैं तो टाइम घटता है। सेम इसके उल्टा है, इधर पश्चिम है और उधर पूरब है। लेकिन 180 डिग्री जो है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, 180 डिग्री क्या कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। तो इसके अगर आप इधर पूरब कहते हैं, इसके बाईं ओर को क्या कहते हैं, पूरब, और इसके दाहिने ओर क्या कहते हैं, पश्चिम। ठीक उल्टा हो जाएगा, ग्रीनविच में क्या था, तो उसके दाहिनी ओर को पूरब और बाएं ओर को पश्चिम। ये कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर को पूरब और दाईं ओर को पश्चिम कहेंगे। क्योंकि सूरज इधर जब रहेगा तो उधर अंधेरा हो जाएगा। तो एक दिन और रात का क्या होता है, अंतर होता है, 24 घंटा का लगभग अंतर होता है। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए। अब हम भारत की स्थिति जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो ये है भारत, ठीक है। और भारत की स्थिति आपको बता चुके हैं कि इसका जो लैटिट्यूड है वो पूरा हम किस में आएंगे, तो नॉर्थ और ईस्ट में आएंगे। हमारा जो देश है अगर पृथ्वी पे देखा जाए तो नॉर्थ और किस में आएगा, ईस्ट में। यानी हम वर्ल्ड में जो है नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट में। तो हमारा कोई भी जो लैटिट्यूड होगा भारत का वो नॉर्थ और ईस्ट में होगा। नॉर्थ में क्या होगा आपका, तो नॉर्थ में आपका होगा नॉर्थ में आपका क्या होगा, लैटिट्यूड, और ईस्ट में क्या होगा आपका, लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए भारत में देखा जाए तो भारत में भी अगर बीचों बीच इसका देखा जाए तो बिहार कहाँ है, यहाँ पे है। तो बिहार भी क्या है, तो बिहार जो है भारत में, ये अपना मान लीजिए बिहार है, क्या है, बिहार, और ये मान लीजिए आपका भारत है। तो भारत में बिहार किधर है, तो नॉर्थ और ईस्ट में है। तो बिहार की स्थिति आपको पता लग गई। यहीं से हम आपको एक और चीज बता दें, क्योंकि आप ज्योग्राफी पता नहीं घर पे क्या पढ़े, वो मैं आपको थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी में बता देता हूँ। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो भारत से सटे जो कंट्री है उसके बारे में आपको बता दें। ये आपका नेपाल है दोस्तों, ये क्या है, नेपाल। यहाँ पे क्या है, भूटान। यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। ये क्या है, पाकिस्तान। ये क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये सभी की सीमा क्या है, भारत से लगती है। और बिहार की देखा जाए तो बिहार की यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपको, यूपी। ये क्या है, झारखंड। ये क्या है, बंगाल। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको ओडिशा, ये आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश। समझ जाऊंगा दोस्तों। ये क्या है आपको, एमपी, मध्य प्रदेश। और दोस्तों आपको चीज बता दें, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। और दोस्तों ये आपका देख लीजिए, ये क्या है, छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। तो हमारा जो ग्रीनविच टाइम है जो इंडिया का, वो कहाँ से लेते हैं, तो नैनी गांव जो इलाहाबाद में, वहीं से। और ये कहाँ कहाँ कौन कौन स्टेट को गुजारता है, तो देखिए एमपी को 2 बार काटता है, छत्तीसगढ़ को 1 बार, उड़ीसा को 1 बार, एमपी को 1 बार, और ये बाहर चला जाता है। तो भारत को ये है आपका ग्रीनविच टाइम। ठीक है दोस्तों। ये कितना है, तो 75 डिग्री 30 मिनट पे है आपको। ठीक है। और यही से जो है पूरे भारत का टाइम हम मैच करते हैं। तो ये चीज आपको समझेगा। अब बिहार को देखिए, ये है बिहार आपका, बिहार। तो बिहार का जो एक देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है, वो है नेपाल से। दूसरा ये हो गया आपको नॉर्थ। अब ये आपका बिहार है, तो नॉर्थ में नेपाल से, नॉर्थ एंड से नेपाल, ठीक है, नॉर्थ। उसके बाद साउथ में झारखंड से, ईस्ट में बंगाल से, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमाएं रखती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत जो बिहार है कौन से देश से सीमा लगती है, तो वह नेपाल से। और कौन कौन देश स्टेट से लगती है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल।
अभी हम भारत का लैटलॉन्ग की बात करें और लेंथ का, तो वो आइए देख लेते हैं। जो भारत का वास्तविक लैटलॉन्ग की अगर वास्तविक एरिया की बात करें तो ये आपका जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। वही अगर इधर बात की जाए तो 38 डिग्री 7 मिनट से लेके कितना इधर 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मैप पे अच्छी तरह बता चुके हैं कि हमारा 68 से लेके 97 के बीच में भारत का स्थान है। ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री। तो हमारा कहीं भी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा वो 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच लैटिट्यूड होगा, और लॉन्गिट्यूड 68 से लेके 97 के बीच होगा। तो इसमें आपको कोई डाउट है दोस्तों? नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके हिसाब से जो है अब हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। ये तो हमने भारत के बारे में, भारत की स्थिति बता दिया, बिहार की स्थिति बता दिया। अब हम बिहार के बारे में अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे बिहार के बारे में। बिहार को बता दिए उत्तरी गोलार्ध में और भारत के पूर्व और पश्चिम में बिहार स्थित है। ठीक है, बिहार के नाम बता दिए, बिहार का नाम क्यों पड़ा। ठीक है, उसकी राजधानी पटना, पटना की स्थापना कब हुई थी? 1561 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उसके पहले उसकी स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दे उसके पहले भी जो है यूं का है, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, तो उसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में किया था। 1541 ईस्वी में किया था, क्योंकि उसका जो शासन काल रहा 1540 से लेके लगभग 1550 से 50 तक रहा। और ये रहा शेरशाह सूरी। लेकिन इसके पहले जो है उसका नाम पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयनी ने किया था। ठीक है दोस्तों, जो कब किया था? 461 ईसा पूर्व में। कब किया था? 461 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयनी ने। उदयनी जो हर्यक वंश का शासक था। वैसे उसके बाद हर्यक वंश का प्रथम शासक जो था बिंबिसार था, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ, और उसके बाद कौन हुआ? उदयनी। वही उदयनी 461 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अब दोस्तों बिहार को जो है टोटल 3 भागों में बांटा गया है। इसके पहले आपको चीज बता दें, जो बिहार जो है, बिहार को वैसे इसकी जो भूमि है 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ से जो है दोस्तों गंगा नदी इंटर करते हैं, कहाँ से? भोजपुर से। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए यहाँ से लेके पटना के ऊपर जाती है दोस्तों, पटना, फिर इधर समस्तीपुर के नीचे। ठीक है, फिर बेगूसराय से ऊपर होते हुए, ठीक है दोस्तों, बेगूसराय से ऊपर खगड़िया, और फिर यहाँ से भागलपुर से बाहर निकल जाती है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ये कहाँ से आती है? तो ये एक्चुअली आपको इधर से आती है, नेपाल और आपको उत्तर प्रदेश से ये इंटर करती है। तो गंगा नदी जो है बिहार में पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। किधर? पश्चिम से आया और किधर निकलता है? पूरब की तरफ निकलता है। ये है आपका गंगा नदी। समझ गए दोस्तों? और ये जो है गंगा नदी जो है बिहार को मुख्यतः 2 भाग में बांटता है। ऊपर को बोलेंगे उत्तर, क्योंकि ऊपर में क्या है? नॉर्थ, नीचे में क्या है? साउथ, इधर क्या है? ईस्ट, और इधर क्या है? वेस्ट। तो ऊपर में जो है नॉर्थ को उत्तरी बिहार, और नीचे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी बिहार बोलते हैं। और इसके ऊपर यहाँ जो है दोस्तों वो है शिवालिंग की पहाड़ी। कौन सी है? शिवालिंग की पहाड़ी। तो बिहार को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है, शिवालिंग की पहाड़ी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इधर हमेशा सुखाड़ की तरफ रहता है, इधर बाढ़ आने का ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि नेपाल की तरफ से पानी पूरा भर जाता है, जो हिमालय पर्वत की तरफ से आता है। अब हम जानेंगे, यहाँ तक जान गए दोस्तों। अब हम जानेंगे बिहार की लंबाई और चौड़ाई। तो जो नॉर्थ से साउथ की लंबाई है,
दोस्तों जो नॉर्थ से साउथ की लंबाई है वो है आपको 345। नॉर्थ से साउथ की लंबाई मतलब उत्तर से लेके पश्चिम की लंबाई कितना है? 345। याद रखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे तो 345। और आपको बता दें कि पूरब से पश्चिम मतलब वेस्ट टू ईस्ट की दूरी कितने है? वेस्ट से ईस्ट की दूरी वो है आपको 483। अब ये दोनों ही आसान तरीका याद करने का। 345 ऊपर से नीचे जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था? तो इसी दिन उसकी जन्म हुआ था 345 ईसा वर्ष पूर्व में, और 322 ईसा पे गद्दी में बैठा था और 298 में उसकी मृत्यु हो गई थी। वही इस विष्ट 483, तो 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और ठीक 80 साल बाद 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इससे दो तथ्य भी और याद कर सकते हैं। अब हम बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लिए, इसका विभाजन देख लिए। अब हम देखेंगे सबसे पहले बिहार के इधर जो है नेपाल है। क्या है? नेपाल। इधर देखा जाएगा तो बंगाल है, नीचे देखा जाए तो झारखंड है, और इधर देखा जाए तो क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो कहने का मतलब है बिहार का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? नेपाल से, क्योंकि नेपाल एक देश है। और 3 जो है अपने स्टेट से, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना। बिहार का जो स्थापना है 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहले जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी सब मिला के। तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर बंगाल अलग हुआ। कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। तो विभाजन, पहला विभाजन 22 मार्च 1912 को हुआ था, बंगाल अलग हुआ और बिहार और उड़ीसा, झारखंड एक साथ रहे। दूसरा विभाजन उड़ीसा हुआ कब? तो 1 अप्रैल 1936 को। अभी भी उड़ीसा अलग हो गया, बिहार और झारखंड एक साथ रहे। तीसरा विभाजन हुआ आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो बंगाल और बिहार पूर्णतः अलग हो गए। इसलिए बिहार का जो स्थापना दिवस है 22 मार्च मनाते हैं, क्योंकि पहला विभाजन जो है 22 मार्च को हुआ था। अपने अगर राज्य की आकृति की बात की जाए तो ये एक आयताकार दिखता है। ठीक है, आयताकार आपको पता है कि दो एक लंबाई चौड़ाई दोनों एक दूसरे क्या होता है? दूसरे से मतलब a इंटू बी होता है। लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आयताकार मतलब लंबाई समान होगा और चौड़ाई समान होगा। लंबाई चौड़ाई दोनों ही समान नहीं होगा, लंबाई के समान होगा, चौड़ाई के समान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी a इंटू बी उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये आयताकार होता है, उसका लंबाई चौड़ाई करते हैं। अब ये पूरा जो क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल आपका कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसको बड़ी आसान से याद कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर है 16 और 9 का क्यूब है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 9 का रूट कितना होगा? 3। दोस्तों याद हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का रूट करेंगे तो 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 94,163 क्या है? तो बिहार का क्षेत्रफल है। और यही अगर भारत में पूछा जाए कि बिहार का कितना हिस्सा, कितना परसेंट है, तो 2.86% है। 2.86% है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। उन 9 प्रमंडल को भी पढ़ेंगे और इस जितना भी हमने डिस्ट्रिक्ट बना रखा है इसको हम आसानी तरीका से याद करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम तिरहुत प्रमंडल जानते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें तिरहुत प्रमंडल की, तो तिरहुत प्रमंडल जो है आपको उसमें आता है। उससे पहले दोस्तों हम क्या है, जो उत्तरी बिहार को, तो यहाँ से जो ऊपर की भाग है वो है उत्तरी बिहार, ये है पश्चिमी बिहार। तो पहले इसको हम याद कर जाते हैं।
तो कैसे याद करें, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, आप कंसेप्चुअल पढ़िए। सारण, सिवान, गोपालगंज, दोनों स से है तो सासी गो, सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है। ये तीनों मिलके एक प्रमंडल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सारण प्रमंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ है, छपरा, और छपरा कहाँ है, सारण में। छपरा कहाँ है दोस्तों, सारण में। तो सारण, सिवान, गोपालगंज, ये एक प्रमंडल सारण प्रमंडल है, जिसकी अगर मुख्यालय बोलते तो कहाँ पे है, तो है छपरा। ये आपको लाइन याद हो गया। दूसरा हम करेंगे तिरहुत। तो तिरहुत में देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मतलब ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट क्या है, तो ये है तिरहुत, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर, मतलब सबके बीच में कौन है, मुजफ्फरपुर, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी चंपारण क्यों रहा, अब इसको याद रखें। ये मान लीजिए बीच में कर दे तो इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, ठीक है। तो इस रेखा के वेस्ट मतलब पश्चिम, इस रेखा के ईस्ट मतलब पूर्व। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सब तरह के सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर, वैशाली, आसानी से याद रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये आपको हो गया तिरहुत, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर, याद होगा दोस्तों। अब देखिए हम एक और पढ़ेंगे, दरभंगा। तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, देखिए मधुबनी, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, एक बार आप पढ़िए आसानी से कंसेप्ट के साथ आएगा। तो आप प्रमंडल के हिसाब से पढ़िए। तो ये दरभंगा प्रमंडल कौन कहता है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इसका मुख्यालय कहाँ है, दरभंगा में। तो आपको याद हो गया, ये आपका था तिरहुत, ये आपका था टोटल तीनों मिलाकर सारण, तो सारण प्रमंडल हो गया, तिरहुत प्रमंडल हो गया, ये आपको क्या है, दरभंगा, ये कौन सा है, दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल, ठीक है दोस्तों। अब हम एक और प्रमंडल की बात करेंगे, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इसका मुख्यालय कहाँ है, सहरसा में। ये कौन सा मुख्यालय है, तो ये है दरभंगा का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर का। ये देखिए ब्लैक ब्लैक कर देता हूं तो मुख्यालय रहेगा, और यहाँ पे मुख्यालय इसका है छपरा। तो दरभंगा का मुख्यालय कहाँ था, मुख्यालय दरभंगा ही था। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, और आपको कोसी, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, कोसी, ये कौन सा है आपका, कोसी। तो कोसी प्रमंडल में तीन आते हैं, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, आसानी से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। सुसिम भी था अशोक का भाई। तो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, कोसी प्रमंडल कौन है, कोसी, मुख्यालय का है सहरसा। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपको किस एथ में आता है, तो ये पूर्णिया, कौन सा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया, कौन कौन, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कौन कौन दोस्तों, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये सब किस प्रमंडल में, पूर्णिया प्रमंडल में। इसका मुख्यालय कौन सा है, पूर्णिया। तो आपका ये याद हो गया, बिल्कुल हमको आशा है कि आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। हमने ये ऊपर वाला पार्ट याद कर लिया। आइए एक बार दूर आते हैं। सबसे पहला सारण प्रमंडल, उसका मुख्यालय क्या है, छपरा, तो सारण, सिवान, गोपालगंज। दूसरा प्रमंडल बताया तिरहुत प्रमंडल, इसका मुख्यालय क्या है आपको, मुजफ्फरपुर। तो पश्चिम में है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी से कट के बना है शिवहर, तो सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का वैशाली से कट के सुना, तो क्या हुआ, वैशाली से मुजफ्फरपुर कटा है, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। अब देखिए तीसरा आपको प्रमंडल दरभंगा, तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुख्यालय कहाँ है, तो दरभंगा। तीसरा बताए कोसी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मुख्यालय कहाँ है, सहरसा। चौथा बताऊं, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, आपका अभी 1 2 3 4 5, पांचवा आपको बताऊं पूर्णिया, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, मुख्यालय कहाँ है, पूर्णिया। किशनगंज में सबसे ज्यादा दोस्तों बारिश होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां तक हो गया। अब इधर आइए, अब इसके नीचे आते हैं, तो ये देखिए नालंदा, पटना एक मुख्यालय है, एक है आपका पटना, क्या है आपका, तो पटना आपका है
प्रमंडल और इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना। तो ऐसी आती है इसके नीचे क्या है? नालंदा। तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये कौन प्रमंडल में आता है? तो पटना प्रमंडल में। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिए एक आपको ये हो गया पटना प्रमंडल। कौन है? पटना प्रमंडल। ठीक है। तो सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना। पूर्णिया के बाद क्या है? पटना। प से पूर्णिया और उसके बाद आता है पटना। अब आपको बताएंगे मगध। तो मगध के बारे में आपको सबको पता है कौन कौन होता है। तो मगध के लिए आप याद रखिएगा, मगध में अगर देखा जाए तो हो गया औरंगाबाद, अ से अलवर, औरंगाबाद, अलवर, याद हो गया। और बाद इसमें भी है और इसमें भी। तो औरंगाबाद, अलवर, जहानाबाद, जहानाबाद करके अलवर बना है। तो औरंगाबाद, अलवर, जहानाबाद और नवादा, और लास्ट में क्या है? गया। तो अलवर, औरंगाबाद, अलवर, जहानाबाद, नवादा और गया। नवादा नालंदा नीचे है, तो नालंदा ऊपर है, नवादा नीचे है। नालंदा पटना प्रमंडल में आएगा और नवादा मगध प्रमंडल में आएगा। और इसका मुख्यालय क्या है? तो गया। मुख्यालय कौन सा है? गया। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया, मगध भी बता दिए। अब देखिए मुंगेर। तो मुंगेर कहाँ है? यहाँ पे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेगूसराय। यहाँ से आती है, नालंदा खत्म होगा, नवादा। अब इसके बगल में क्या है? शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय। देखिए शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, और ये गंगा नदी से ऊपर पड़ जाता है। खगड़िया, मुंगेर, जमुई। शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, दोनों में सराय है। तो शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया। ऊपर खगड़िया है, नीचे ही मुंगेर और सबसे नीचे है जमुई। तो शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर, जमुई, ये कौन सा प्रमंडल है दोस्तों? तो ये है आपको मुंगेर प्रमंडल में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेगूसराय। अब लास्ट आपका बचता है भागलपुर प्रमंडल। और भागलपुर और बांका, ये तो बहुत आसानी से याद करेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भागलपुर है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बिहार की सीमा से लगने वाली राज्य कौन कौन है। तो बिहार से सीमा से लगने वाली राज्य 3 है आपको, बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। नेपाल से सटा हुआ जिला, अब देखिएगा सीमावर्ती देश कौन सा है? तो वो है नेपाल। अब नेपाल से स्टार्ट करते हैं। नेपाल से सटे हुए जिला का नाम बताइए। तो पश्चिमी चंपारण नेपाल हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कोई दिक्कत नहीं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नीचे आप देखिए झारखंड से सटे हुए, तो ये है आपका झारखंड। तो ये देखिए यहाँ पे सटा है, ठीक है, ये नहीं सटा है। कैमूर में भभुआ कैमूर को वही बोलते हैं। तो रोहतास, कैमूर को हटा दिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। जमुई, बांका और भागलपुर किसमें सटा है? उसमें कटिहार। ये सभी किसमें है? तो झारखंड में। याद रखिएगा ये कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सारा कहाँ है? तो अगर झारखंड इधर बनाएगा तो सारा यहाँ से लेके सारा झारखंड में। किसमें है? झारखंड में। अब देखिए उत्तर प्रदेश सीमा, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण, ये तो सारण प्रमंडल पूरा सटा हुआ है। उसको देखिए तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, केवल पटना और नालंदा छोड़ के पटना के भी 4 जो है 4 डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है पटना प्रमंडल का। और सारण का प्रमंडल का तो 3 है, सारण, सीवान, गोपालगंज, और एक है पश्चिमी चंपारण। तो ये याद हो जाएगा। अब देखिए तो बंगाल से मात्र 2 ही जिला है जो सटा हुआ है, वो है आपका किशनगंज और पूर्णिया। मुझे विश्वास है दोस्तों कि यहाँ तक आपको एक अच्छी पकड़ बन गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों इसमें याद रखने वाली एक ही चीज है, वो है आपको ये देखिए यहाँ पे नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य सटता है। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश सटने वाली जिला कौन सी है? पश्चिम चंपारण। नेपाल, और एक क्वेश्चन यही से पूछता है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटने वाली जिला कौन सी है? वो है पश्चिमी चंपारण। उसका देखिए नेपाल और आपको पश्चिम बंगाल, नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटने वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट है?
तो वो है आपको किशनगंज। 2 याद हो गया दोस्तों। उसके उत्तर प्रदेश और झारखंड से कौन कौन सट रहा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से सट रहा है रोहतास। कौन सट रहा है? रोहतास। उत्तर प्रदेश कैमूर भी है लेकिन झारखंड से नहीं सटता है। तो रोहतास जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सटता है। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से कौन सटता है? रोहतास। और देखिए आपको दोस्तों, झारखंड और बंगाल से कौन सा सटता है? तो झारखंड और बंगाल। देखिए दोस्तों, झारखंड और बंगाल से कटिहार। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। नेपाल और उत्तर प्रदेश से पश्चिमी चंपारण, नेपाल और पश्चिम बंगाल से किशनगंज, झारखंड और उत्तर प्रदेश से रोहतास, और कटिहार को बंगाल और झारखंड से सटे कौन है? तो वो है कटिहार। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा, और भी अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स लिखिए। और कोई भी आपको इसमें दिक्कत हो रहा है बिल्कुल हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बेझिझक आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप हमेशा याद रखिए 7359471357। आप इस पे हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप और कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार को मैं जो बेसिकली आपको पढ़ाऊंगा उसमें कोई डाउट नहीं होगा, पूरी बेसिकली ही पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं पता, आपका ज्ञान हो सकता है ज्यादा है, समय कम है, लेकिन हम पूर्ण तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कोई चीज को, ताकि मेंस पीटी दोनों ही लिख सके। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।